अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। जो अहम डेवलपमेंट है आज की वो वज़ीर-ए-आज़म से जहांगीर तरीन साहब का जो हम ख्याल ग्रुप है उसकी मुलाकात है। लेकिन ज़्यादा कुछ बचा नहीं कि इस मुलाकात की आउटकम क्या होगी, ये हम ख्याल ग्रुप क्या रवैया देखेगा, क्योंकि FIA के वो ऑफिसर जो तहकीक कर रहे थे इस सारे मामले पर उनको ऑलरेडी तब्दील कर दिया गया, हटा दिया गया बल्कि वहाँ से। तो चीज़ें वाज़े हो गई कि मुलाकात, अभी ये 33 लोग जो MNAs MPAs हैं, इनका ये प्रेशर खासा था कि शायद चीज़ें जहांगीर तरीन साहब के लिए बेहतरी की तरफ जाएं। मैं चाहूँगा इस पर हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करें, लेकिन PDM का एक मामला है जहाँ पर अब भी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिन लोगों ने गलती की वो वापस आ जाएं, यानी कि वो पीपल्स पार्टी और ANP को वापस आने का कह रहे हैं। क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन विच रिमेन्स देयर। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी जो काबिल ज़िक्र बात है, वो अभी ओवर द वीकेंड जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यौम तासीस था तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ख़ुद के अपनी कारकर्दगी के, अपनी 2.5 साला हुकूमती कारकर्दगी के मुतरफ़ नज़र आए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्हें फ़ख्र है अपनी 2.5 साला कारकर्दगी पर। अभी ये बहुत सारे लोगों ने पूरी तरह डाइजेस्ट इस मामले को नहीं किया था कि कल हमने देखा कि वो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामले पर वहाँ मौजूद थे, जहाँ पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब मौजूद थे, और वहाँ पर वो तारीफ़ों के अंबार लगाते नज़र आए और बताते नज़र आए कि किस तरह उस्मान बुज़दार इज़ द बेस्ट चॉइस जो पंजाब में हो सकती थी और इनसे बेहतर कोई शख्स पंजाब को चलाने के लिए शायद मिल नहीं सकता था। ये बड़ा वाज़ेह अल्फाज में, और उसके लिए उन्होंने कई मिसालें दी। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब तक से उस्मान बुज़दार साहब का मुआवज़ना किया और ये बताने की कोशिश की कि ये किस तरह से डिलीवर करते हैं, किस तरह से रातों रात पनाहगाह बना देते हैं, किस तरह से इनको टेस्ट किया खान साहब ने, और उसके बावजूद ये तमाम तर इम्तहानात पर पूरा उतरे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का 100% मुकम्मल एतमाद रखते हैं और ये ही बेस्ट पॉसिबल चॉइस है। तो पहले यौम तासीस की कारकर्दगी पर फ़ख्र होना, ये लोगों को बड़ा खटक रहा था। बहुत सारे नाकिद जो हैं शायद वही सवाल करते हैं, PTI का सपोर्टर तो नहीं करता, लेकिन वो सवाल करते नज़र आए कि किस तरह, कौन सी कारकर्दगी, किस पर फ़ख्र है, कौन से आदाद व शुमार। अभी ये चीज़ नहीं थी हज़म हुई तो उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब की तारीफ़ों के पुल बांध दिए, और अब लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ने आखिर ऐसा क्या किया। पंजाब की गवर्नेंस, पंजाब एक बहुत बड़ा सवाल है, पंजाब के अवाम सवाल कर रहे हैं, लेकिन खान साहब चीज़ें किसी और लेंस से देख रहे हैं। वो ज़ाविया क्या, मैं गुफ्तगू का आगाज़ इससे करूँगा कि ये ज़ाविया कौन सा है जिससे खान साहब को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सब अच्छा है, सब बेहतरीन है। माजी में भी हुक्मरानों को इसी तरह रहा, लेकिन कुछ ना कुछ उनके करीब के लोग उन्हें शायद इस तरह बताया करते थे। अब खान साहब को भी कोई बता रहा है या उनको किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं, उनको खुद ही पता है कि सब बेहतरीन है, सब अच्छा है। मैं चाहूँगा इससे आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करें और फिर जहांगीर तरीन साहब के मामले पर और PDM के मामले पर भी हम बात करें। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराऊँगा, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। अनीक नाजी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। अजीम चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा और मैं वो जानना चाहूँगा कि क्योंकि मैं नहीं कल से फिगर आउट कर पा रहा, जब से खान साहब की मैंने तकरीर सुनी, बता सकते हैं पहले, मैं अभी तो यौम तासीस वाली तकरीर पर बहुत सारे सवालात थे मुझे। 2.5 साल कारकर्दगी पर फ़ख्र है, उस्मान बुज़दार बेहतरीन चॉइस हैं, अदाकार नहीं हैं, और फिर कल उस्मान बुज़दार खुद भी वो बड़ा क्वेश्चनेबल थी उनकी आइज़, वो बड़ा सवाल कर रहे थे कि मेरे बारे में बात हो रही है, खैरियत है। ये सर क्या मामला क्या है, हाउ डू यू सी इट? बड़ा आसान है, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मियाँ मुमताज़ दौलताना, हनीफ रामे, मेराज खालिद, मुस्तफ़ा कर, शहबाज शरीफ, इन सबको इकट्ठा कर लें तो बुज़दार बन जाता है, और इन सब की नफ़ी कर लें तो फिर पता चलता है चीनी चोर हैं, आटा चोर हैं, हर चीज़ महंगी है, सड़कों का हाल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, हॉस्पिटल्स में गैस नहीं है, हॉस्पिटल्स में स्टाफ नहीं है, और वज़ीर जो है वो अपने घरों पे वैक्सीन लगवा रहे हैं। गुड गवर्नेंस की इंतहा है, और शराफत की इंतहा तो यही है ना कि मेराज खालिद रिक्शे में बैठ के चीफ मिनिस्टर के तौर पर सफ़र कर लेते थे, बुज़दार भी कर लेते हैं, वो फ़र्क ही नहीं है।
बल्कि ये तो शायद सर खान साहब ने कल हमें वाजे किए चॉइस साहब कि उनको ऐसा बंदा चाहिए था जो ऐसे गरीब और पसमानदा तरीन इलाके से हो ताकि वो जो आखिरी मसला तक है पंजाब का उसको समझ सके। दैट्स व्हाई उस्मान मेरा खालिद साहब तो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक फ्लैट पे किराए पे रहते थे, बीटन रोड लाहौर पे। हम जाते आते रहते हैं तो वहाँ कोई पुलिस वाला एहलकार नहीं खड़ा होता था। तो कभी भी मुझे तो नहीं कभी कोई नजर आया, ना चीफ मिनिस्टर के दौर में ना प्राइम मिनिस्टर के दौर में। हम चले जाते थे और जाकर उनसे मुलाकात कर लेते थे। तो शरीफ आदमी, भले आदमी थे। अब पता नहीं पसमानदगी क्या होती है। वो भी तो एक गांव से आए थे, लाहौर के करीब के एक सरहदी इलाके से आए थे, दूध बेचते थे, नंगे पांव फिरा करते थे। अपने बचपन में जूती पहनने के लिए पैसे नहीं होते थे। अब पता नहीं बुज़दार साहब के वालिद तो शायद एमपीए रहे, ये खुद भी नाजिम रहे। अब कौन सी सलाहियत है बुज़दार साहब की, ये हमारी समझ से बालातर है। जब ये जाएंगे तो तारीख इनको रो रो कर याद करेगी। सोलंकी साहब, ये होता है ना, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था तो उनको भी इर्द गिर्द के उनके लोग बताते थे कि जी सब अच्छा है, दूध की नहरें बह रही हैं। हम कहते थे कि ये शायद इनके मुशीर करीबी लोग ही ले डूब। ये खान साहब को तो खुद समझदार हैं, ये उनकी अपनी पूरी असेसमेंट है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल वो किसी की राय को उतना लेते होंगे या वज़न देते होंगे। वो तो खुद समझते हैं। उन्होंने बस नाम लिया, आज तक कायम है बुज़दार साहब के, और कल तारीफ़ें कर रहे थे। आपको याद होगा कि खान साहब ने किसी ज़माने में एक टीके का जिक्र किया था जिसके लगने के बाद हर चीज़ मुख्तलिफ नज़र आती थी। नहीं सर, हुरेन नज़र आती, हुरेन नज़र। हाँ जी। तो मेरे ख्याल में उसी टीके का कमाल है कि बुज़दार साईं की हर चीज़ जो है वो अच्छी नज़र आती है। अब आप खान साहब की नज़रों से देखेंगे तो मामलात आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे, लेकिन आप पंजाब के अवाम से पूछें, लाहौर के अवाम से पूछें कि ये जो कूड़े का ढेर बन गया लाहौर, उसका ज़िम्मेदार कौन है। अभी तो गर्मियाँ आने वाली हैं तो फिर डेंगू का भी देखेंगे। कोरोना की जो सूरत हाल है पंजाब के अंदर, वो सबको पता है। अल्लाह खैर करे कि हम उस रास्ते पर ना चलें जो कि भारत का रास्ता है। ये मुझे मालूम है कि खान साहब ने हमारी तालीम की थी कि जर्मनी और जापान की सरहदें मिलती हैं, लेकिन नाजी साहब जहाँ बैठे हैं बरतानिया में, तो वो ज़रा रहनुमाई कर लें हमारी कि बरतानिया की सरहद जो है वो हमारी मशरक़ में लगती है या मगरिब में लगती है या शुमाल में या जनूब में। ये बरतानिया का जो कोरोना का वेरिएंट जो सबसे ज़्यादा पंजाब और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में है, तो वो कैसे पहुंचा, तो वो उसकी भी रहनुमाई फरमा दें। जो मुल्क का हाल है वो सबको पता है। आज की ये खबर है कि वज़ीर ख़जाना जो है नए, उन्होंने कहा है कि गंदम जो है वो हमारी, उसके लिए हमें 30 लाख टन मज़ीद दरामद करनी पड़ेगी। आप ये देखें जी। मैं ज़रा नाजी साहब की जानिब बढ़ लेता हूँ। नाजी साहब, आप कैसे देख रहे हैं सर इस सारे मामले को? क्या जाविया है, क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से ये मामलात चल रहे हैं और क्या देखने का क्या अंदाज़ है सर? देखिए, इमरान खान साहब का जो ये यकीन है ना, जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये वो यकीन है उनका अपनी सियासी सूरत हाल की वजह से। उनको ये पता है कि मौजूदा अस्करी क़यादत के साथ PMLN जो कि रियल थ्रेट पंजाब में है, वहाँ जब तक ये मौजूदा अस्करी क़यादत है वो कोई अपने लिए ख़तरा नहीं देखते। एंड ही बिलीव्स कि ही कैन गेट अवे विद, मतलब, और वाकई अभी तक ऐसा ही हो रहा है। अभी एक अजीम चौधरी साहब ने कुछ वज़ीर आला के नाम गिनवाए, मैं उनमें एक नाम का इजाफा करूंगा, वो है गुलाम हैदर वाई। अच्छा हुआ ये कि जब नवाज शरीफ वो वाली मेजॉरिटी और एक यानी मुक़्तदरा की हिमायत के साथ 1990 में वज़ीर आज़म बने, तो उनको भी कुछ ऐसे ही यकीन थे कि मेरे अलावा कुछ नहीं है, और मोहतरमा बेनज़ीर के साथ अब उनकी यानी उस ज़माने की असली क़यादत और उस ज़माने के सदर गुलाम इसाक़ खान की दोबारा से कोई पैचअप नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने गुलाम हैदर वाई को वहाँ बिठा दिया। लेकिन उसका फिर नतीजा निकला, और नतीजा ये निकला कि जैसे ही यानी सियासत इज़ खेल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कि जब हवा का रुख बदला
और फिर हमने देखा कि रातों रात पंजाब असेंबली में वो इतने तंग आए हुए थे एमपीएस कि उन्होंने मंजूर वट्टू को रातों रात पार्टी बदल ली। ये वो जमाना है जब चौधरी सरदार मरूम आईजी थे और राना मकबूल जो हैं इस वक्त सेनेटर हैं पीएमएलएन के, ये उस वक्त एसएसपी लाहौर होते थे, और इन्होंने दोनों ने मिलकर उन एमपीएस को यानी मंजूर वट्टू की तरफ जानिब धकेलने में बड़ा किरदार अदा किया था। तो इस वक्त भी जो पीटीआई का यानी पंजाब असेंबली में यानी जो उनका वोट बैंक है वो शदीद तंग है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, खासा माने ना माने, वो हमारे यहाँ इशारों की और धुंध की और कोहर की और अंधेरों की सियासत खत्म नहीं हुई। खान साहब कोई यानी अकेले ताकत का मरकज नहीं है, तो जो ताकत के दूसरे मराकज हैं वहां से जिस दिन इशारा हो गया तो आप देखेंगे रातों रात जिस तरह से गुलाम हैदर वहीं आए थे, प्रोटोकॉल में वापस रक्शे पे बैठ के गए, ये जो अपना है उस्मान बुज़दार साहब, इनके साथ भी खुद पीटीआई के एमपीएस जो है वो ये यानी ऐन मुमकिन है कि ये हो जाए। दूसरी तरफ से इशारे की जरूरत है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये 2.5 साल कारकर्दगी पे फख्र है, ये खान साहब का जो एतमाद की बुनियाद है, उस बुनियाद को हम बहुत ज्यादा वैसे वीक नहीं कह सकते फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आपने देखा कि अभी एक हमारे यहाँ धुंध जो है वो छटने का नाम नहीं ले रही। अभी हमने देखा कि एक अहम तरीन मुलाकात हुई, जो टीवी एंकर्स के साथ मुलाकात हुई है, उसकी कोई बाज़ाब्ता तफसील सामने नहीं आई, जिसकी वजह से फिर बेपनाह अफवाहें जन्म ले रही हैं। आपने देखा कि रऊफ क्लासरा साहब ने उस मुलाकात की एक तफसील बयान की, मुनीज़ जहांगीर ने ट्वीट कर दिया कि ये बातें गलत हैं और ये इनफॉर्म्ड है। अच्छा, फहद हुसैन ने किसी और तरह से उसको रिपोर्ट किया, तलत हुसैन ने किसी और तरह रिपोर्ट किया। अब जहां पे मामलात, मुझे आप बता दीजिए कि ये दुनिया में कहां होता है कि आप मीडिया के लोगों को बुलाकर इतनी बड़ी तादाद में उनको ब्रीफ करें और फिर ये कहें कि इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखें। ये अप्रोच जो है ना हमारी के सामने आते भी नहीं। जब आप वन पेज पे हैं तो खुल के सामने क्यों नहीं आते? अगर आपने ये सारी बातें जो ब्रीफ की हैं, जब आप इसको बाज़ाब्ता तौर पर रिलीज करते हैं, हर्ज क्या है? यानी इसमें प्रॉब्लम क्या है जी? तो हमारे यहाँ जानबूझकर धुंध रखी जाती है, जानबूझकर मामलात जो है आधे खुले आधे बंद, उसके नतीजे में इंतशार, राइटली सेड नाजी साहब, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। चॉइस साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, वक्त मेरे पास थोड़ा महदूद है तो मैं एक ही सवाल में दोनों चीज़ों पर राय ले लूँगा। एक तो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ तहकीकात करने वाले अफसर को हटा देना, अब मज़ीद हम क्या कहें कि ये हम ख्याल ग्रुप क्या प्रेशर और डालेगा? चीज़ें तो सामने आ गई। मार्चिंग ऑर्डर मिला है, मोहम्मद रिजवान साहब हैं जो ये ऑफिसर थे उनको, और फिर ये पीडीएम मौलाना फजल रहमान की कल की भी ख्वाहिश के अब भी लौट आओ, ये कोई इसमें कोई वज़न है? अगर तफ्तीशी अफसर को ना हटाया जाता तो आप मुझे हटा देते। बात तो इतनी बहुत सादी सी है। और अगर मैं हटता तो बुज़दार भी हट जाता। लिहाजा हम दोनों ने ना हटने का फैसला किया, तफ्तीशी अफसर को हमने बदल दिया। कुछ और चीजें भी हम कर लेंगे, ये होता रहता है, ये हम करते रहते हैं। कुछ खामोशी से हो जाता है, कुछ शोर शराबे से हो जाता है। इसमें ना शोर शराबा है ना खामोशी है, सबको पता है क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। लेकिन साथ ही हमने यूनुस ढाका को बुला लिया कि एक्सपोर्ट कैसे हुई थी चीनी, वो आके बता देंगे, मुमकिन है। फिर उसके बाद हम बाजी पलट दें और फिर जो कुछ हम कर रहे थे उसको जरा ज्यादा स्पीड के साथ करें। जो दूसरा मामला है, मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के पास इस बात की गुंजाइश है और उन्हें चाहिए, और असूल कायदा भी यही है कि आप ने जो फैसला अकेले किया था उस फैसले को आप इस्तीफाई फैसले में तब्दील करने की कोशिश करें। उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हों वो आप भुगत लें, क्योंकि उन कॉन्सिक्वेंसेज से बड़े कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो आपके सामने आए खड़े हैं। और नेशनल पॉलिटिक्स में छोटे छोटे मामलात को दरगुजर कर देना चाहिए। पीपल्स पार्टी अगर रिव्यू कर ले तो ये बेहतर होगा पाकिस्तान की अपोजिशन के लिए भी, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए भी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी। जी सोलंकी साहब, सर कैसे देखते हैं आप इन दोनों मामलात को? और क्या ये 33 लोग बड़ी तादाद होती है सर पंजाब से, और फिर MNAs 11 के करीब आपके पास होना,
इतने तो जो साथ वाले MKM वाले हैं वो हर दूसरे दिन धमकियां देते रहते थे, ये तो अकेले जहांगीर तरीन साहब के साथ इतने लोग हैं। देखें जी, जहांगीर तरीन जो है और उनका जो ग्रुप है वो एक ऐसी हड्डी बन गया है जो न निगली जाएगी न उगली जाएगी, क्योंकि अब जब आप तफ्तीशी टीम के सरबराह को हटाते हैं और साथ में आप ये कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो आपकी जो हैसियत है वो लोगों के सामने खुल जाती है। अगर आप इनको सज़ा देते हैं तो जो उनके साथ पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इसलिए नहीं हैं उनके साथ कि जहांगीर तरीन की शक्ल ज़्यादा खूबसूरत है इमरान खान से, इमरान खान तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो लेकिन उसकी वजह एक तो पैसा है, दूसरा ये है कि अगले इंतखाबात का खौफ है। PTI के इन तमाम लोगों को जो अभी जिन्होंने बगावत का ऐलान नहीं भी किया, उनको पता है कि PTI की टिकट अगले इंतखाबात के लिए बोझ है, असासा नहीं है, तो वो वैसे भी उनको निकलने का रास्ता चाहिए। तो ये मामला जो है वो सुलझेगा नहीं, और ये कश्ती जो है वो इसके अंदर बहुत सारे छेद हैं, ये डूबेगी। PDM के लिए अलबत्ता मैं कहूँगा कि खुद पीपल्स पार्टी ने एक संदेशा भेजा था मौलाना को कि जी अब कोई मामला तय करें, वो मामला इसी तरह से तय होंगे कि PDM के बाकी जो लीडर्स हैं वो इस्तीफा वाली शर्त से हट जाएं, और पीपल्स पार्टी ने जो सोलो फ्लाइट की थी यूसुफ रजा गिलानी साहब की, उस पर वो कोई लेन देन कर ले। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ जो अभी परवाज करके बाहर निकले हैं, उनके पास ये एल्फी हो सकती है कि वो जो पंक्चर लगे हैं 35 उनको जोड़ दे। सोलंकी साहब, PDM को में नून लीग को अब लीड कौन करेगा? मरियम साहब भाई बदस्तूर करती रहेंगी या अब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, या ये एक तसल भी होगी कि किस तरह होना है? नहीं जी, ये नून लीग जो है वो एक सिम्फनी है और हर साज अपने वक्त पर बजता है और अपनी आवाज़ निकालता है। शहबाज शरीफ अपना रोल प्ले करेंगे, मरियम अपनी करेंगे, तो मुझे इनके अंदर कोई ख़ानदान में कोई तनाज़ा उभरता हुआ नज़र नहीं आता। मरियम और नवाज शरीफ इक़्तिदार तक पहुँचने का रास्ता है, और शहबाज शरीफ मामलात फहमी और हुकूमत चलाने का तरीका उनके पास है। तो ये एक दूसरे की ज़रूरत है और ये मामला ऐसे ही चलेगा। नाजी साहब, ये रोल्स कभी स्विच नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे, ये इसी तरह ही चलते रहेंगे जिस तरह इतने सालों से चलते आ रहे हैं नून लीग में? और फिर जहांगीर तरीन साहब पर भी राय दे दें। जी देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो अपनी अपनी राय होती है। शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त निकले हैं, ये तो दबाव जो मरियम की तरफ से जो एग्रेसिव और मियाँ साहब की तरफ से जो एग्रेसिव मोड था, उसका बड़ा किरदार रहा है। लेकिन जाहिर है कि शहबाज शरीफ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोई राज की बात नहीं है कि वो मामला उस तरफ लेके जाएंगे। और सियासत में कभी कोई चीज दरवाजा बंद नहीं होता। यानी मैंने आपको दोबारा माजी की मिसाल दे देता हूं कि गुलाम इसाक खान ने जिस मोहतरमा की असेंबली तोड़ी, उसी गुलाम इसाक खान के साथ मोहतरमा ने मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग फाइनली डेवलप कर ली, और अपने MNAs का उस जमाने में इस्तीफा जाके उन्होंने स्पीकर के बजाय गुलाम इसाक खान को दिया था। कोई सोच नहीं सकता था कि, और सदारत का वादा भी कर लिया था, लेकिन जब वक्त आया जाहिर है फिर फारूक लगारी आ गए। तो यहाँ पे इमरान खान का जो एतमाद है वो ये हकीकत अच्छी तरह से जान गए हैं कि मेरे यहाँ पावर में रहने का ताल्लुक लोगों से, कौम से, उनकी ख्वाहिशात से, महंगाई से नहीं है। मैं कहीं किसी और की ब्लेसिंग से बैठा हूं, तो वो जब तक रहेगी वो जो मर्जी करें वो चलता रहेगा। लेकिन अब ये खुद इतना बड़ा बोझ बन गए हैं अपनी कारकर्दगी के साथ कि ये जो आने वाला बजट है, ये तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई अपने सर पे उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, वो तो खान साहब को ही उठाना होगा। उसके बाद आप ये तवक्को कर सकते हैं कि जैसे जिनका जिक्र सोलंकी साहब ने किया कि PTI के अपने लेजिस्लेचर्स इतने बेचैन हैं कि वो खुद अब जाके अपनी यानी सतह पर खुद मकतदरा पे जाके पैर पकड़ेंगे कि हमारी जान छुड़ाएं, हमने आगे लोगों को मुंह दिखाना है, इलेक्शन में जाना है। हम PTI का वो जो क्यू लीग वाला मुशर्रफ के बाद हुआ था, तो वहां से विद इन द पार्टी कुछ हो सकता है, कोई नहीं आप सरप्राइज देख लें, या फिर जो PMLN का कहना है कि इलेक्शन, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन इस तमाम जो नजरअंदाज बुरी तरह से चीजें हो रही हैं, वो है कि अफगानिस्तान से जो नई लहर हमारी तरफ हमारी क्या यानी उसके लिए पेशबंदी है, हम क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं। नोम चोम्स्की एक अमेरिका का, आप जानते हैं, वो लेफ्ट का बहुत बड़े उन्होंने अभी 5 या 6 दिन हुए एक ट्वीट किया कि द वॉर विद पाकिस्तान विल बी एन अटर डिजास्टर। लोग उनसे पूछ के थक गए हैं कि ये आपने क्यों कहा, कौन सी खबर आपके पास है, क्यों आपने ये कमेंट किया। वो उसके बाद खामोश है, जवाब नहीं दे रहे।
तो पूरी दुनिया में लोग उनसे यानी इंटरेस्ट है। हमारे यहाँ कोई डिबेट सिरे से मौजूद ही नहीं है कि अफगानिस्तान से ये विड्रॉल के बाद बीच में जो ये वैक्यूम आएंगे, हम कहाँ खड़े हैं, टेररिज्म की दोबारा लहर एक आ गई है। इंडिया में कोरोना का बहुत बड़ा यानी जो है वो मोदी अपनी जो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई एडवेंचर करेगा तो क्या होगा। एक्सक्यूज मी। तो हमारे यहाँ यानी जो असल डिबेट है उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। हम एक ऐसी लड़ाई में फंसे हुए हैं जिसका मतलब कुछ नहीं है। ये लट्टू की तरह घूम रहे हैं हम बुनियादी तौर पर। लट्टू की तरह घूम रहे हैं, ऐसी लड़ाई है जिसका मकसद कोई नहीं है और बहुत सारी चीज़ें जो कि चैलेंजेस हैं हमारे इर्द गिर्द, उन पर कोई किसी किस्म की बात नहीं है। इस वक्त मुल्क की सियासत में कोई ख़तरा PDM बनी ही नहीं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए, और उसके बाद अगर थोड़ा सा कोई प्रेशर बिल्टअप हुआ था खुद ही PDM आपस में लड़ पड़ी, और कोई थ्रेट है नहीं है, इदारे साथ हैं, फिर परफॉर्मेंस ना देने का, डिलीवर ना करने का जवाज़ नहीं है। लेकिन अब से कुछ दिन पहले तक तो ये तासुर था कि इंतहाई कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से डिलीवर करे, मामला ठीक हों, और कहा जाता था कि जी माजी की गलतियां हम तो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो ये नया नैरेटिव सामने आया है जिसमें ये कहा गया कि हमें कारकर्दगी पर भी फ़ख्र है, पंजाब भी बेहतरीन चल रहा है, तो लोगों को सवालात ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अगर हुकूमत मुतमईन है, वज़ीर आज़म साहब मुतमईन है, वज़ीर आला साहब मुतमईन है, तो फिर अवाम को कहाँ से परफॉर्मेंस मिलनी है अगर वो उनके लिए काबिल फ़ख्र हैं ये सारी चीज़ें। द क्वेश्चन रिमेंस देयर। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।